हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसोकॉन्ट के बारे में। आइसोकॉन्ट क्या है? आइसोकॉन्ट ये एक कर्व है जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर दिखाती है विच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ये इंडिफरेंस की तरह ही एक कर्व है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दिखाती है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स दिखाती है विच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम आइसोकॉन्ट पे लेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। यानी ये कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स हमें दिखाती है। यानी आइसोकॉन्ट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स व्हिच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ये एक कर्व है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दो फैक्टर्स का दिखाती है, और हर एक कॉम्बिनेशन जो इस आइसोकॉन्ट पे होती है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। आल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। यानी इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। किसको? आइसोकॉन्ट को। यानी आइसोकॉन्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दो फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें दिखाता है, और हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यानी आइसोकॉन्ट की जो शेप है, आइसोकॉन्ट ये है आइसोकॉन्ट, आई क्यू से हम डिनोट इसको करेंगे। यानी ये एक आइसोकॉन्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां पे दिखाता है, और हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाती है। फॉर एग्जांपल 100, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन, ये 1 2 3 4 5, यानी इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन एक आइसोकॉन्ट पे होती है, और हर एक कॉम्बिनेशन, चाहे ए कॉम्बिनेशन, चाहे बी कॉम्बिनेशन, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई कॉम्बिनेशन हम लेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन 100 यूनिट्स का आउटपुट लेती है। लेकिन ये सिर्फ दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखाती है, कैपिटल और लेबर का। ठीक है? यानी आइसोकॉन्ट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स व्हिच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ये दो फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है, और हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है? इसके बाद हम आएंगे इसके एसम्पशंस पे। देखो, फर्स्ट एसम्पशन जो इसने लिया है, इसने माना कि टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे हैं, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, लेकिन ये यहां पे मान के चलता है दो ही फैक्टर्स हम, कैपिटल और लेबर। यानी सिर्फ और सिर्फ हम दो फैक्टर्स को यहां पे लेते हैं, कैपिटल और लेबर को। ठीक है? टू फैक्टर्स, कैपिटल एंड लेबर। दूसरा एसम्पशन जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मैंने लिखा है MRTS, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। पहले आप समझ लीजिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हाउ मच यूनिट्स ऑफ कैपिटल अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गिव in order to increase 1 unit of labor। यानी प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स कैपिटल को देगा ताकि वो लेबर का 1 यूनिट हासिल करेगा। यानी वो कैपिटल के कितने यूनिट्स फॉरगन करेगा ताकि वो लेबर को बढ़ाएगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हाउ मच यूनिट्स ऑफ कैपिटल अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ लेबर फैक्टर। यानी कितने यूनिट्स वो एक फैक्टर को देता है ताकि वो दूसरा फैक्टर इंक्रीज करे, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों इसको एक डिक्रीज करना पड़ता है, एक इंक्रीज करना पड़ता है? क्योंकि उसके बाद जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब सवाल है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का। सॉरी, डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीज होना, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? ये डिक्रीज हो रहा है, यानी जो ही हम कैपिटल फॉरगन करते हैं और लेबर को बढ़ाते हैं, जो ही हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम एक प्रोड्यूसर ही इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गिविंग लेस यूनिट्स ऑफ कैपिटल, इट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये हम टेबल में देख सकते हैं, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर जो है वो कैपिटल के 10 यूनिट्स लगाता है और लेबर का 1 यूनिट लगाता है। जब वो कैपिटल के 10 यूनिट लगाता है और लेबर का 1 यूनिट लगाता है,
वो 100 की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये पहली कॉम्बिनेशन है। दूसरी कॉम्बिनेशन ये है जब वो कैपिटल के 7 यूनिट्स लगाता है और लेबर के 2 यूनिट्स, फिर भी उसकी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है। फिर 3 लगाता है, यहाँ पे 5 की कॉम्बिनेशन वो बढ़ाता है, फिर वो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी प्रोडक्शन। यानी देखो आइसोकार्ट मैंने क्या बोला, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कितनी कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन है और हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें देती है। चाहे हम 10 कैपिटल लगाए और एक लेबर 100 आउटपुट, चाहे 5 और 3 की कॉम्बिनेशन हम लगाए 10 आउटपुट। ठीक है, देखो इसका मतलब है पहले मैं 10 यूनिट कैपिटल यूज करता था, अब मैं 1 यूनिट कैपिटल का यूज करता हूं। जो तो 100 की प्रोडक्शन हो रही है, अब मैं लेबर को बढ़ाऊंगा। जो ही मैं लेबर को इंक्रीज करता हूं 1 से 2 हो जाता हूं, यानी मैंने लेबर को बढ़ाया 1 यूनिट से, तो मुझे 3 यूनिट देने पड़ते हैं किसके, कैपिटल के। लेबर का और 1 यूनिट हासिल करने के लिए मैं 10 से 7 जाता हूं, इसका मतलब है मैं 3 कैपिटल के यूनिट्स देता हूं और 1 यूनिट लेबर का हासिल करता हूं। इसका मतलब है 3 कैपिटल जो है वो 1 लेबर के बराबर है, यानी 1 लेबर 3 मशीनों का काम करता है। ठीक है, इसके बाद मैं 3 लेबर बढ़ाता हूं मैं और 1 लेबर हासिल करता हूं, टोटल वो मुझे 3, यानी और 1 यूनिट बढ़ाता हूं। इसके लिए मैं 2 यूनिट्स देता हूं किसके, कैपिटल के। 5 से मैं 7 हो जाता हूं। सो मैं कैपिटल के 2 यूनिट्स देता हूं और लेबर का 1 यूनिट हासिल करने के लिए 2 से 3, यानी 1 यूनिट लेबर। इसका मतलब है 2 मशीनें 1 लेबर के बराबर है। फिर मैं 1 यूनिट देता हूं कैपिटल का और 1 यूनिट हासिल करता हूं किसका, लेबर का। ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो इसका मतलब है कैपिटल इसलिए डिक्रीज हो रहा है, लेबर जो ही बढ़ रहा है, जो ही मैं लेबर को बढ़ाता हूं इसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो जब किसी चीज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो एक प्रोड्यूसर ही इज विलिंग टू लेस। जब इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है जो ही मैं लेबर को बढ़ाता हूं, और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट लेस यूनिट्स ऑफ कैपिटल, अब वो विलिंग टू मतलब वो अब वो लेस यूनिट्स देता है किसके, कैपिटल के। तो क्यों, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी ये डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले मैं 3 यूनिट दे रहा हूं, फिर 2, फिर 1 यूनिट देता हूं। क्यों ये डिक्रीज में देता हूं, आई एम विलिंग टू गिव लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ कैपिटल। व्हाई, बिकॉज द productivity of labor decreases, that is why a producer is willing to give less units of capital। ठीक है, अब हम यहां पे निकाल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, निकालते हैं डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल। डेल के का मतलब है कैपिटल में कितनी चेंज आएगी, 10 से में 7 पे हुआ, 3 हुई कैपिटल में चेंज और लेबर में 1 की चेंज आई 1 से 2। फिर मैं 7 से 5 हुआ तो 2 हुई चेंज, 1 यूनिट मैंने हासिल किया। फिर मैं 5 से 4 हो गए, फिर मैंने 1 यूनिट हासिल किया। मैंने यहाँ पे मैं 10 से 5 से 4 हुआ वो 1 यूनिट मैंने हासिल किया। पहले में जो प्रोडक्टिविटी है वो कुछ नहीं है, सो इट इज रिलेटेड टू दिस, इट इज रिलेटेड टू दिस, इट इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, इसका मतलब है पहले मैं 3 यूनिट्स कैपिटल के देता हूं और 1 यूनिट हासिल करता हूं लेबर का। इसका मतलब ये भी है 1 लेबर 3 मशीनों के बराबर है। उसके बाद मैं कितने यूनिट, 2 यूनिट देता हूं किसके, कैपिटल के, ताकि मुझे और 1 यूनिट हासिल होता है लेबर का। ये क्यों मैंने 2 यूनिट यहां पे दिए, क्यों मैं डिक्रीज पे आ गया, पहले मैंने 3 दिए ले कैपिटल, फिर मैंने 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए। क्यों मैं डिक्रीज सैक्रिफाइस करता हूं, क्योंकि जो ही मैं लेबर को बढ़ाता हूं इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और जिस चीज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है a producer is willing to substitute less units of another factor because of the law of diminishing marginal। यहाँ पे diminishing marginal का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लॉ ऑफ diminishing marginal। जो ही मैं इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, यानी इसकी कंजप्शन बढ़ा रहा हूं, लेबर बढ़ा रहा हूं, इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सो आई एम विलिंग टू substitute less units of capital and this is called the diminishing marginal rate of technical substitution। यानी ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी रेट डिक्रीज हो रही है 3 to 1। so diminishing marginal rate of substitution is the rate at which a producer is willing to substitute
labor in place of capital, and he is willing to substitute labor capital less units, lesser and lesser units, because the productivity of labor decreases, and he is willing to substitute less units of capital, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जब मैं लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज करता हूं तभी प्रोड्यूसर सब्स्टिट्यूट करता है कैपिटल के लेसर यूनिट्स। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गिव some units of capital in order to increase a one unit of labor. It is called the diminishing marginal rate of substitution. यानी ये डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन डिक्रीज होने का ये है कि क्योंकि लेबर जब मैं इंक्रीज करता हूं उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, जो आपने पहले यूनिट में पढ़ा। सो जब कैपिटल में, इसीलिए मैं विलिंग टू सबस्टिट्यूट लेसर यूनिट्स ऑफ capital. This is called the diminishing marginal rate of substitution. The third assumption is that technique of production is constant. यानी कोई जो मैं टेक्निक यूज करता हूं वो कांस्टेंट है। 10 कैपिटल है 10 ही है, मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं। फैक्टर्स आर डिविजिबल, यानी जो मेरे पास फैक्टर्स है दो ही मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं, कैपिटल और लेबर, वो डिविजिबल है, उनको मैं डिवाइड भी कर सकता हूं। ठीक है। सबस्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी जो मेरे पास फैक्टर्स है लेबर और कैपिटल, ये आपस में सबस्टिट्यूटेड है। जो लेबर काम करता है वो कैपिटल कर सकता है, और जो कैपिटल काम कर सकता है वो लेबर कर सकता है। यानी मैं इनको आपस में सबस्टिट्यूट कर सकता हूं। कैपिटल का काम लेबर भी कर सकता है और लेबर का काम कैपिटल भी कर सकता है। सो दीज आर द assumptions. ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions आइसोकॉन्ट इज बेस्ड। इन assumptions पे आइसोकॉन्ट बेस है, और जो आइसोकॉन्ट है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स हमें बताती है। देखो कितनी कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, हर एक कॉम्बिनेशन 100 यूनिट्स का आउटपुट हमें बताती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड assumptions ऑफ द आइसोकॉन्ट। अब हम आएंगे स्लोप पे। देखो शेप याद रखना, आइसोकॉन्ट की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है आइसोकॉन्ट की शेप? डाउनवर्ड स्लोप है आइसोकॉन्ट की शेप इसलिए बिकॉज हमारे पास जो भी रिसोर्स है, लेबर और कैपिटल, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जब मैं एक को इंक्रीज करता हूं दूसरा मुझे डिक्रीज करना है बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस। देखो मैंने आपको बोला कि ये एक आइसोकॉन्ट है, IQ इज आइसोकॉन्ट। इसकी शेप डाउनवर्ड कॉन्वेक्स है, ये याद रखना, कॉन्वेक्स है इसकी शेप। डाउनवर्ड कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि अगर मैं कैपिटल और लेबर, मेरे पास दो फैक्टर्स है, अगर मैं लेबर यहाँ पर 10 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 यूनिट, जो मैं इसके बढ़ाता हूँ तो मुझे इसकी डिक्रीज करने होती है। जब मैं एक को बढ़ाता हूँ दूसरे को कम करता हूँ तो शेप जो कर्व की बनती है वो कन्वेक्स बनती है और वो डाउनवर्ड मिलती है। ठीक है। अब सवाल है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। इसका स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ IQ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा IQ क्या स्लोप। IQ का मतलब है आइसोकॉन्ट। स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट है बराबर जो हमने अभी पढ़ा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। पिछले वाले लेक्चर में अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे वहां पे स्लोप किसके बराबर था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहां पर है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी यहां पर वो निकालते हैं हम, डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल। ठीक है। यानी चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है। So we can say that slope of isocont is equal to del K divided by del L, or we can say that slope of the isocont is equal to marginal rate of technical substitution simply. ठीक है। del K का क्या मतलब है? del K का मतलब है कैपिटल के चेंज होने से आउटपुट में कितनी चेंज आई। यानी del K हम इस तरह भी लिख सकते हैं, del K का मतलब है क्यों में कितनी चेंज आई कैपिटल के चेंज होने से। ठीक है। और डेल एल के क्या मतलब है? आउटपुट में कितनी चेंज आई लेबर के चेंज होने से। यानी जब मैं लेबर को चेंज करता हूं मेरे आउटपुट में क्या चेंज आई, जब मैं कैपिटल को इंक्रीज करता हूं आउटपुट में क्या चेंज आई। सेम वे ये भी एक ही बात है ये। सो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल। तो मैं इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय डेल के डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय डेल एल,
ये तो सेम बात है, क्योंकि डेल के का मतलब है कैपिटल चेंज होने से आउटपुट में क्या चेंज आई। सो वो मुझे ये बता रहा है क्यू डिवाइड बाई डेल के, हाउ मच आउटपुट चेंज ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, हाउ मच आउटपुट चेंज ड्यू टू चेंज इन लेबर। सो इसको मैं डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल के इनटू डेल एल डिवाइडेड बाई डेल क्यू है डेल, तो वो मुझे मिल गया डेल एल डिवाइडेड बाई डेल क्यू डेल के। डेल एल डिवाइडेड बाई डेल के को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि चेंज इन एल का मतलब है एमपीएल, चेंज इन के का मतलब है एमपीके, चेंज का मार्जिनल का मतलब है चेंज। सो मैं ये भी कह सकता हूं ये किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इस तरह से हमने यहां से ये निकाला। सो द स्लोप ऑफ द आइसोकार्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन and marginal rate of technical substitution is equal to del k divided by del l, या हम ये भी लिख सकते हैं mpl divided by mpk। तीनों पॉइंट जो यहाँ पे हैं ये एक ही बात है। del k divided by del l का मतलब है mrts का मतलब है mpl divided by mpl divided by mpk का मतलब है del k divided by del l। मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एक ही बात है। स्लोप ऑफ आइसोकांट जो आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ आइसोकांट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एमपीएल डिवाइडेड बाय एमपीके, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल के डिवाइडेड बाय डेल एल, ये एक ही बात है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और शेप ऑफ द आइसोकांट इज अ कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कॉन्वेक्स, स्लोप इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन। सो इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स है ना, आइसोकांट के कुछ फीचर्स है। अब हम फीचर्स पे आएंगे ने, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकांट। यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकांट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकांट, पहली प्रॉपर्टी है जो स्लोप ऑफ आइसोकांट है वो डाउनवर्ड से। फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ आइसोकांट डाउनवर्ड्स, स्लोप ऑफ आइसोकांट डाउनवर्ड्स, स्लोप जो आइसोकांट का है वो डाउनवर्ड्स है। मतलब अगर ये एक आइसोकांट है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोप है, एक आई को क्या, क्यों स्लोप डाउनवर्ड्स है, क्योंकि जो ही मैं एक फैक्टर इंक्रीज करता हूं मैं मुझे दूसरे फैक्टर की को डिक्रीज करना पड़ता है, इसलिए आइसोकांट का स्लोप डाउनवर्ड मिलता है, ठीक है। इसके बाद है हायर, सेकंड प्रॉपर्टी, आइसोकांट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो ही मैं जब मैं हायर आइसोकांट पे चले जाऊंगा उसको मुझे मिलता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये आइसोकांट 1 है, ये मुझे आउटपुट देता है 100। कोई भी कॉम्बिनेशन IQ 1 पे मिलती है मुझे, वो मुझे 100 का आउटपुट देता है। अगर मुझे दूसरा आइसोकांट मैं बनाऊंगा IQ 2, ये मुझे ज्यादा आउटपुट देगा, फॉर एग्जांपल 200 का आउटपुट देगा। अगर मैं थर्ड आइसोकांट बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, वो मुझे ज्यादा आउटपुट देगा। लेकिन देखो इस आइसोकांट पर मुझे 100 का आउटपुट मिलता है, इस पे 200 का आउटपुट मिलता है सेकंड आइसोकांट पे। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन IQ 2 पे मिलेगा मुझे 200 का आउटपुट, यहाँ पे मुझे मिलेगा 300 का आउटपुट। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइसोकांट्स बनाए, नंबर ऑफ आइसोकांट्स। जो नंबर ऑफ आइसोकांट्स उनको बोलते हैं आइसोकांट मैप। क्या बोलते हैं? आइसोकांट मैप। यानी जब मैं एक ही ग्राफ में नंबर ऑफ आइसोकांट्स प्लॉट करूं उसको बोलते हैं आइसोकांट मैप, ठीक है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोकांट। और एक प्रॉपर्टी है नो IQ इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी आइसोकांट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नो आइसोकांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी आइसोकांट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नो आइसोकांट, दूसरी और एक प्रॉपर्टी, नो आइसोकांट टचेस एक्सिस। कोई भी आइसोकांट ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर आइसोकांट
वाई एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को यूज करता है, सिर्फ यूज करता है कैपिटल को, यहाँ पे वो सिर्फ लेबर को यूज करता है। अगर उसने टच किया, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइसोकॉन्ट दो कॉम्बिनेशन दिखाता है, दो फैक्टर्स के, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है दो फैक्टर्स के, ठीक है। आइसोकॉन्ट नो, इट इज नॉट नेसेसरी, और एक प्रॉपर्टी, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आइसोकॉन्ट पैरेलल होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी आइसोकॉन्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। टच भी नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आइसोकॉन्ट आपस में पैरेलल होंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे एक आइसोकॉन्ट लूंगा IQ1, ये दूसरा आइसोकॉन्ट इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, टच तो नहीं करेंगे, लेकिन पैरेलल जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पैरेलल होंगे। यानी पहली प्रॉपर्टी, आइसोकॉन्ट डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द MRT है, सिंपल। हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हायर लेवल ऑफ आउटपुट, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई आइसोकॉन्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक आइसोकॉन्ट क्या होगा, वो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा। और आइसोकॉन्ट और एक प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स इसकी शेप है, ये भी याद रखना है, यानी IQR कॉन्वेक्स टू द origin, ठीक है। So these are the properties of the isoquant. Hope you have understand this.